हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री एंड सिविक्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द यूनियन पार्लियामेंट चैप्टर। ओके, डरना नहीं है सिविक्स को देख करके, अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सुनना है, कैसे क्या चीजें यहाँ पर काम करती है, कैसे गवर्नमेंट काम करती है, व्हाट इज द नीड ऑफ एग्जैक्टली, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे और क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, 100 मार्क्स चाहिए। ओके, तो हमारा क्या एक एम है 100 मार्क्स का। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन से टॉपिक फर्स्ट क्लियर इसमें करने हैं, कौन कौन सी चीजें आएंगी इस चैप्टर में, वो देखते हैं सबसे पहले। एंड इस वन मोर थिंग, लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्पेसिमेन प्रोवाइड किया था, आई होप आपने वो पेपर देख लिया होगा, सो दैट यू नो दैट कि हाउ टू अप्रोच द चैप्टर। ओके, तो उससे मैं रिलेट करूंगी यहाँ पर चीजें, यहाँ पर पॉइंट्स रिलेट करूंगी, सो दैट यू नो कि यहाँ पे ये ऐसे अप्रोच करना है, यहाँ पर ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करनी है, ये क्राइटेरियाज हमें यहाँ पर याद भी करनी है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू कवर फेडरल सेटअप इन इंडिया। फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज फेडरल सेटअप। हम फेडरल सेटअप पूरा देखेंगे, कैसे क्या हो रहा है। आफ्टर दैट हम उसके फीचर्स देखेंगे फेडरलिज्म के, और इंडिया में कैसे अप्लाई हो रहा है फेडरल सिस्टम, या फिर नॉन फेडरल सिस्टम भी यहां पर कहीं पर आ जाता है क्या ऐसा भी कोई लॉजिक है, तो वो भी पूरा एक्सप्लेनेशन यहां पर देखेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट हम देखेंगे यूनियन पार्लियामेंट क्या है। पहले हम फेडरल सेटअप देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि यूनियन पार्लियामेंट एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, आफ्टर दैट पार्लियामेंट के जो पार्ट्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स, उनके क्राइटेरियाज, वो सारी चीजें हम देखेंगे। प्रेसिडेंट क्या है, स्पीकर कैसे काम करते हैं, तो ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद व्हाट वी विल सी इज पावर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। देन वी नीड टू नो हाउ पार्लियामेंट वर्क्स एंड व्हाट इज द एग्जैक्टली पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड लोकसभा, राज्यसभा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फेडरल सिस्टम फर्स्ट वी नीड टू नो फेडरल सिस्टम। Okay, just tell me how it all started. Do you know? It all started with the Constitution of India. Because पहले क्या था, किंगशिप चलती थी. There was nothing like rule book or something like that. Britishers came, they gave us some kind of rule book. लास्ट में क्या हुआ कि हमने उसे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्म कर लिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया। उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ऐसा तो है नहीं कोई भी कहानी लिख दी गई है, नो नॉट एट ऑल। उस कॉन्स्टिट्यूशन में सारी के सारे पावर, क्या चीजें होती हैं, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, और एक कंट्री में किस तरीके से सबको कैसे कैसे पावर एलोकेट होगी, अब हम लोग जैसे काम करते हैं, हमारे क्या राइट्स हैं, ये सारी चीजें उस कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई। एंड दैट इज ऑल द अबव। हमें उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ काम यहाँ पर करना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा, मोनार्की हो जाएगी, ठीक है, डिक्टेटरशिप हो जाएगी, तो वो हमें यहाँ पर नहीं चलानी है, क्योंकि इंडिया इज नाउ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेसी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आती हैं सारे कॉन्सेप्ट कि पार्लियामेंट क्या है, क्या पावर्स हैं, क्या फेडरल सिस्टम है, कैसे फॉलो होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस। ओके, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फेडरल सिस्टम क्या होता है। फेडरल सेटअप क्या है, क्या कह सकते हैं कि फेडरल सेटअप है, और हम बोलते हैं कि इंडिया में फेडरल सिस्टम फॉलो होता है। ठीक है, फेडरल सिस्टम फॉलो होता है इंडिया में। तो फेडरल सिस्टम इज व्हाट, गवर्नमेंट, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सी, कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द थिंग दैट इज प्रोवाइडिंग पावर टू अस। ओके, एंड बोथ आर सुप्रीम विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्फेयर्स। कीवर्ड्स पे बहुत ध्यान देना, ठीक है, एंड बोथ आर सुप्रीम विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्फेयर्स। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि फेडरल सिस्टम में पहले तो आपकी 2 टियर की गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, एक आपकी सेंट्रल की होगी, एक आपकी स्टेट की होगी। ठीक है, हो गई। उसके बाद उनको जो पावर दिए जाएंगे वो सेपरेट पावर दिए जाएंगे। वो पावर कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, ना कि कोई और। ठीक है, कोई ह्यूमन हमें पावर नहीं दे रहा है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। ठीक है, तो उसके बेसिस पर फेडरल सिस्टम में ऐसे गवर्नमेंट काम करेगी कि जहां पर स्टेट और सेंट्रल स्टेट 2 काम करेंगे। ठीक है, तो आपकी क्या होती है यहाँ पर, ऐसे मैं आपको बताती हूँ, 3 टियर की गवर्नमेंट बनती है। पहला क्या होता है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। तो जो प्रेसिडेंट है हमारे, लोकसभा है, पार्लियामेंट काम कर रही है, मोदी जी जो काम कर रहे हैं, वो सब कहाँ पे आ जाएगा, वो सेंट्रल में आ जाएगा। ठीक है, सेंट्रल हो गई तो ऑल ओवर इंडिया को कवर करेगी। फाइन। उसके बाद सेकेंड स्टेज पे जब हम आ जाएंगे तो स्टेट पे मूव कर जाएंगे। स्टेट्स यानी कि 8 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज, तो उस तरीके से उस पर काम करने लग जाएगा।
तो स्टेट्स में कौन काम करता है, जैसे हमारे सीएम हो गए, ठीक है। आफ्टर दैट क्या काम होता है, आपकी लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज क्या होती है, म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी आती है लोकल बॉडीज में। तो हमारे पास क्या है, 3 टेयर में गवर्नमेंट काम कर रही है। दैट मीन्स वी हैव फेडरल सिस्टम। समझ आई बात। फेडरल सिस्टम में क्या होना चाहिए, 2 से ज्यादा गवर्नमेंट का सेक्टर होना चाहिए, पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और हमारे इंडिया में क्या हो रहा है कि 3 टीयर में चीजें चल रही हैं, 3 बेसिस पे चल रही है। सेंट्रल में एक पावर है, एक स्टेट में है, उसके बाद लोकल बॉडीज में है, और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें यहां से पावर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इनको क्या पावर है, इनको क्या पावर है, इनको क्या है, तो ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन देगा, ना कि ये लोग अपने आप से करेंगे। सो गॉट दैट कि फेडरल क्या होता है, तो फेडरल ये होता है, ठीक है। इंडिया में क्या है, फेडरल सिस्टम फॉलो होता है। अदर देन दैट फेडरल सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर फीचर्स क्या होते हैं, फेडरल सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं, कैसे बोल सकते हैं कि इंडिया में फेडरल सिस्टम फॉलो हो रहा है, कि ऐसे कौन से फीचर्स है, सो दैट वी कैन से दैट दिस इज यस दिस एक्चुअली फॉलोज द फेडरल सिस्टम। सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डू वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यस डेफिनेटली वी हैव। तो यहां पर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, दैट मीन्स इंडिया में फेडरल सेटअप है, ठीक है। ज्यादा टेंशन मत लेना इस बात की कि कैसे इसको रटना है, क्या करना है, थोड़ा सा कोरिलेट करके चलो। फेडरल सिस्टम देखा, फेडरल सिस्टम के फीचर्स देखे, और आप उसको कोरिलेट करो कि अच्छा हाँ ये भी तो इंडिया में है, ये भी तो इंडिया में है, बिकॉज ऑलरेडी आप अपनी क्लासेस में पढ़ के आए हुए हो ये सारी चीजें कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन है कि नहीं है, तो उससे थोड़ा सा रिलेट करो, ठीक है। नहीं हो रहा है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं और भी रिलेट करा दूंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इंडिया में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यस है, ठीक है। तो ठीक है, ये फीचर भी फॉलो करता है। आफ्टर दैट डिवीजन ऑफ पावर्स, मैं अभी जस्ट बात कर रही थी, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर, स्टेट की पावर और लोकल बॉडीज की पावर। सेपरेशन ऑफ पावर है, सबको अलग अलग पावर दिए गए, अलग अलग पोजीशन मिली हुई है, जैसे प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद आपके प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं स्टेट पे, फिर लोकल बॉडीज पे डीएम आ रहे हैं, आपके एसडीएम आ रहे हैं। तो ऐसे करके पावर का सेपरेशन है, डिवीजन है, ठीक है। तो ये क्या है, फीचर है आपका फेडरलिज्म का, जो कि फॉलो हो रहा है इंडिया में, ठीक है। आफ्टर दैट डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी, तो डुअल गवर्नमेंट आपकी काम करती है, ठीक है। एक आपकी क्या है, एक आपकी सेंट्रल हो गई, एक आपकी स्टेट में काम करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मींस जो कोर्ट सिस्टम है आपका, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, वो आपका इंडिपेंडेंट रहता है, और उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी भी है, बिकॉज जो लॉ को मेंटेन करे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, अगर वो पावरफुल नहीं होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना टफ होगा। इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होनी चाहिए फेडरलिज्म में। दैट इज क्वाइट नाइस कि इंडिया में ये सारी चीजें फॉलो हो रही हैं। आफ्टर दैट बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ओके। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर में क्या है आपका, ये आपकी लोकसभा राज्यसभा दोनों काम करते हैं, हाउस ऑफ पीपल और आपकी हाउस ऑफ स्टेट, दो लोग काम करते हैं, ठीक है। किसी एक कोई सारी पावर नहीं दे दी जाती है। इस तरीके से क्या होता है कि आप मोनार्की नहीं सेट करते हो, डिक्टेटरशिप नहीं सेट कर पाते हो, आप क्या है एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह बिहेव करते हो, जहां पर हम जैसे लोग जो कि वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को लाते हैं, तो वो काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फीचर्स है फेडरलिज्म के, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ये क्या है, इंडिया को फॉलो करने वाले फेडरलिज्म के फीचर्स है। अच्छा, क्या जरूरत क्या है फेडरलिज्म की, हमारे इंडिया में जरूरत क्यों है? हम भी तो कुछ और फॉलो कर सकते थे, नॉन फेडरलिज्म भी फॉलो कर सकते थे, यूनिटरी बाइज भी फॉलो कर सकते थे, पर हम फेडरलिज्म ही क्यों फॉलो कर रहे हैं? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू फॉलो? तो इसके भी कुछ कॉन्सेप्ट है इंडिया में, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो हम लोग फॉलो करना पड़ रहा है हमें, और करना भी चाहिए। तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म सेटअप। तो ठीक है, क्या है, बिकॉज इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, हेंस दिस डिवीजन इज essential to maintain unity and integrity. Okay, that we all know, इंडिया बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है, एक तो कल्चर वाइज, स्टेट वाइज, लैंग्वेज वाइज, आप जहां भी जाओगे हर स्टेट का एक डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज, सारी चीजें हैं, ठीक है। ट्राइब्स हैं आपका कोई नॉर्थ में अलग कल्चर फॉलो कर रहा है, साउथ में अलग है, लैंग्वेज बैरियर है। अगर यहाँ पर आप
सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, मान लीजिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया पे काम कर रही है, ठीक है, उसको सिर्फ हिंदी आती है मान लो, तो क्या वो पूरे इंडिया पे रूल कर पाएगा ठीक से? नहीं। वो अपनी बात को कन्वे कर पाएगा लास्ट तक, साउथ तक? नहीं ना, बिकॉज वहां पे तो अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग हैं। नॉर्थ तक तो चलो मैनेज हो गया, नीचे कैसे मैनेज होगा बाकी का? नहीं हो पाएगा ना सिर्फ सेंट्रल से। सो सेंट्रल तो चलेगी ही चलेगी, साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी चलेगी, यानी कि अलग अलग स्टेट के कल्चर, अलग अलग स्टेट की लैंग्वेज, अलग अलग वर्सेटैलिटी की वजह से आपकी एक स्टेट गवर्नमेंट भी है, सो दैट आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको अच्छे से समझ सकेंगे। समझ में आ रही है बात? तो फिर आपका सेंट्रल चलेगा, साथ में स्टेट भी चलेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो इतना लार्ज और वर्सेटाइल कंट्री है, तो सारा सेटअप अगर आपको मैनेज करना है, आपको गवर्नमेंट मैनेज करनी है, तो आपको ये दोनों चीजें चाहिए होंगी। इसलिए फेडरल सिस्टम जो है वो इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। बात समझ आई? ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? सी, सिमिलरली यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं, ड्यू टू द डाइवर्सिटी, इंडिया में डाइवर्सिटी है ऑब्वियसली, हर चीज की डाइवर्सिटी की वजह से यहाँ पर हमें फेडरलिज्म चाहिए ही चाहिए होगा, बिकॉज इतना डाइवर्स है, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट मूव करोगे, देयर इज चेंजेस इन एवरीथिंग, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट भी चल रही है आपकी, सेंट्रल भी चल रही है, तो फेडरल सिस्टम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज diverse and it is versatile, it is large country and unity और integrity को maintain करना है, तो फिर ऐसा करना ही करना पड़ेगा। ओके, आफ्टर दैट क्या है? डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स विद सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स टू लुक आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। होता क्या है? लेजिस्लेटिव पावर भी दिया गया है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया गया है, ठीक है, लेकिन साथ में एक कोर्ट प्रोवाइड करी गई है, एक कोर्ट जो कि इंडिपेंडेंट कोर्ट प्रोवाइड करी गई है, विच इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, जो कि लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन से अलग काम करती है। तो फेडरल सिस्टम यहां पर इंपॉर्टेंट है, सो दैट क्या हो, मान लीजिए अभी कोई इशू हो जाता है लेजिस्लेचर में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपस में क्लैश हो गया, कौन सॉर्ट आउट करेगा? अगर हमारी जो कोर्ट सिस्टम है वो भी किसी पॉलिटिकली पार्टी से इन्फ्लुएंस हो जाएगी, तो हम नहीं उसको कंसिडर कर पाएंगे, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर कि आपका जो लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं उनके बीच में क्लैश ना हो, उसको सही रखने के लिए गवर्नमेंट एकदम स्मूथली काम करे, तो आपके पास एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट होता है, इंडिपेंडेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोर्ट होता है। तो इसलिए इंडिया में फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट है। एक तो डाइवर्सिटी है, ठीक है, यूनिटी इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, वर्सेटैलिटी इतनी ज्यादा हो गई है कंट्री में, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, इतनी सारी स्टेट्स हैं, तो डेफिनेटली कभी ना कभी क्लैश भी हो सकता है। अब उस क्लैश को हटाने के लिए, पॉलिटिकली क्लैश को हटाने के लिए क्या होगा कि एक इंडिपेंडेंट कोर्ट हो, इंडिपेंडेंट कोर्ट जो सबकी सुने, ठीक है, और फिर आपको डिसीजन दे। तो इसलिए फेडरल सिस्टम इंडिया में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? विद द बाइकैमरल लेजिस्लेचर, 2 हाउस मींस लोकसभा एंड राज्यसभा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि पार्लियामेंट में क्या पार्ट होते हैं, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें भी बताऊंगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी बस आप ये देखो कि फेडरलिज्म का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सो लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस, द स्टेट्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। राज्य सभा मेंबर्स आर मेनली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स। बहुत ही अच्छी बात बोली है इन्होंने, जो मैं आपको भी इतनी देर से बता रही थी कि स्टेट को भी कुछ तो मिलना चाहिए। मान लीजिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, सिर्फ मोदी जी पूरा पावर कर रहे हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी पूरा पावर कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट में जो सीएम है या स्टेट में क्या हो रहा है, कुछ भी चीजें हो रही हैं, वो क्या कह रहे हैं, नहीं हमने सेंट्रल से बोल दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है, अब स्टेट वालों को सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा कि वो थोड़ा सा एक डिक्टेटरशिप में चला जाएगा। इसलिए स्टेट को भी पावर मिले, स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हो, स्टेट भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि इंडिया में क्या है, ऐसे स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट्स कई सारे हैं, उनको मिल करके बनाया गया है, तो वो इंडिया है। समझ आ रही है बात? इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो है, लेकिन स्टेट्स को भी थोड़ी पावर मिल जाए, सो दैट वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके,
उनको किसी चीज का डर ना हो। इफ दे वांट बजट, इफ दे वांट एनीथिंग, एनी रूल कि हमें यहाँ पर ये चाहिए, हमें यहाँ पर डैम चाहिए, हमें ऐसी चीजें चाहिए, हमें ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट चाहिए, तो उसके लिए बात रखी जा सके। तो बात रखने के लिए यू नीड रिप्रेजेंटेटिव, और स्टेट को रिप्रेजेंट कौन करेगा? राज्यसभा। तो राज्यसभा को भी पावर मिले, स्टेट को भी पावर मिले, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट है इंडिया जैसे कंट्री में। ठीक है, आफ्टर दैट फिफ्थ पॉइंट इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट। आपको पता होगा कि एक बजट आता है सेंट्रल का और एक बजट आता है आपका हर स्टेट का अलग अलग। ठीक है, स्टेट वाइज भी बजट बनता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फाइनल बजट भी बनता है जो फेब में लाती है निर्मला सीतारमण जी। अभी वही ला रही हैं क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर है। लेकिन तो क्या होता है कि अगर आपका जो फाइनेंशियली चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल तक ही हुई, मान लीजिए पैसा आया, सारे पॉलिटिशियंस वहां पर हैं, आपस में ही चीज उन्होंने सारी पॉलिसीज में पैसा लगा दिया और स्टेट तक पैसा आया ही नहीं, स्टेट में कोई काम हुआ ही नहीं, तो फिर कैसे चलेगा? मान लीजिए मेरे घर में कोई ऊपर रह रहा था, उसके पास पैसा आया, उसने नीचे तक पहुंचाया ही नहीं, नीचे स्टेट थी, स्टेट तक पैसा आया ही नहीं। तो जब पैसा ही नहीं आया नीचे तक तो फिर काम कैसे चलेगा? इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या पावर दिया कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू है वो भी सेपरेट किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये पावर दी हुई है फेडरलिज्म के तहत, फेडरलिज्म के अंडर, कि आप जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो आप फॉलो कर सकते हो। बात समझ आई? फेडरलिज्म क्लियर हुआ? जहां पर क्या होता है फेडरलिज्म में, आपकी 2 से ज्यादा स्टेट टीयर की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, हमारे यहां पर क्या है? 3 टीयर में, फर्स्ट आपकी सेंट्रल, सेकेंड आपकी स्टेट, आफ्टर दैट लोकल बॉडीज। ठीक है, उसके बाद क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। ठीक है, तो फेडरलिज्म क्लियर हुआ। उसके बाद हम क्या देखेंगे? नॉन फेडरल यूनिटरी बायस थिंग। ओके, तो यूनिटरी फीचर्स क्या है? ऑपोजिट टू फेडरल, ऑपोजिट टू फेडरल यूनिटरी सिस्टम। तो ये क्यों पढ़ना है? ये भी पढ़ना है क्योंकि इंडिया में ना थोड़ा सा ऐसा चल रहा है कि फेडरल तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, नॉन फेडरल भी कुछ कुछ चीजों में फॉलो कर रहे हैं। कैसे? फर्स्ट वी नीड टू सी द फीचर्स ऑफ यूनिटरी बायस, देन वील अंडरस्टैंड कैसे इंडिया में दोनों चीजें चल रही हैं। ठीक है, सो इट इज लाइक नॉन फेडरल यूनिटरी फीचर्स, जिसमें क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है। हैव यू सीन दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब काम करती है तो वो स्ट्रांगली काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी लॉ एंड ऑर्डर आता है वो हमें फॉलो करना पड़ता है, स्टेट नहीं उसमें ज्यादा इंटरप्ट कर सकती है मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स। देयर इज सम सर्टेन पॉइंट्स जो मैं आगे क्लियर करूंगी कि कहाँ कहाँ पर ऐसा होता है, कहाँ कहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, बट मैक्सिमम जो है आपका जो सेंटर है वो स्ट्रांगली दिया गया है, स्ट्रॉन्ग पावर दिया गया है। ये क्या होता है? यूनिटरी बायस का सिस्टम है। सेकेंड क्या है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनियन एंड स्टेट्स। तो यूनिटरी बायस में या फिर नॉन फेडरल में क्या होता है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो हमारे इंडिया में भी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, यस। तो ये फीचर भी रिलेट तो कर रहा है नॉन फेडरल से, पर हम इतनी देर से पढ़ रहे थे कि इंडिया तो फेडरल है, फेडरल है। अभी क्लियर करती हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस, कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी भी है बिकॉज वी कैन अमेंड। ओके, अमेंडमेंट यहाँ पर पॉसिबल है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, लास्ट में आर्टिकल 368 जो कि बोलता है कि आपको अमेंडमेंट के लिए क्या क्या रूल्स हैं, कैसे कैसे आप अमेंडमेंट्स कर सकते हो, बस बेसिक नेचर को आपको नहीं चेंज करना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है कॉन्स्टिट्यूशन की। यस, इंडिया में भी है डेफिनेटली। सिंगल सिटीजनशिप, कैसी है हमारी सिटीजनशिप? ऑब्वियसली सिंगल है क्योंकि हम पूरी एक ही चल रही है ना हमारी। ऐसा तो है नहीं कि स्टेट की हमारी अलग चल रही है सिटीजनशिप जैसे यूएसए में चलती है और हमारा जो ओवरऑल है वो अलग चल रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारी सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप होती है। तो ये भी आपका नॉन फेडरल का फीचर हो गया। ठीक है, ये भी फॉलो कर रहा है इंडिया। नेक्स्ट क्या है? इनइक्वलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर और लोकसभा के मेंबर्स के जो नंबर है, द काउंटिंग ऑफ नंबर्स, वो डिफरेंट है। तो ये तो यहां पर भी है कि नहीं? यहां पर भी डिफरेंट नंबर्स हैं। लोकसभा का अलग नंबर है और राज्यसभा के अलग नंबर्स ऑफ सीट्स हैं। तो ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहा है हमारा नॉन फेडरल में। नेक्स्ट क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज विच कम्स अंडर सेंट्रल। तो ये यूनियन टेरिटरीज होती हैं जैसे दिल्ली
फॉर एग्जाम्पल वो क्या है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है। तो सारा जहां पे पावर यूज करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करती है। यूनियन टेरिटरीज जो है वो अपनी ऑटोनॉमी नहीं क्रिएट कर पाती है। तो ये भी नॉन फेडरल का एक सिस्टम है, तो ये भी फॉलो हो रहा है क्योंकि यूनियन टेरिटरीज पे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जैक्टली पावर करती है, ठीक है। आफ्टर दैट क्या है, एंड गवर्नमेंट डू नॉट एंजॉय द इंडिपेंडेंट पावर। तो यूनियन टेरिटरीज जो है वो इंडिपेंडेंट पावर एंजॉय नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उन पे काम करती है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स क्या हैं, ये नॉन फेडरल फीचर्स है, बट इंडिया इनको भी फॉलो कर रहा है और फेडरलिज्म को भी फॉलो कर रहा है। काम क्या कर रहा है एग्जैक्टली ये, तो फेडरलिज्म तो फॉलो हो रहा है, जो हमने अभी इनिशियली फीचर्स देखे थे फेडरलिज्म के वो सब तो फॉलो हो रहे हैं, प्लस इंडिया में ये भी फॉलो हो रहे हैं, ये भी फॉलो हो रहे हैं। तो इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं यहां से कि इंडिया में फेडरलिज्म है, फेडरल सिस्टम तो है, बट विद अ यूनिटरी वाइज सिस्टम। ओके, एक क्वेश्चन है मैंने आपको सबसे फर्स्ट वाले एमसीक्यू वीडियोस में कराया हुआ है, इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो किसके साथ में काम करता है, तो वहां पर मैंने आपको टिक करवाया है यूनिटरी बाइस। तो वो कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होता है, ठीक है। तो प्लीज क्वेश्चंस देख लीजिएगा, फेडरल सिस्टम काम तो कर रहा है बट साइड बाय साइड नॉन फेडरल यूनिटरी बाइस भी कहते हैं इसे, तो यूनिटरी बाइस भी काम कर रहा है। वो कैसे कर रहा है एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, तो वो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्लीज क्वेश्चन देख लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक अभी हम थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।